स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, और इससे पिछले लेक्चर में हम लोग वर्नलाइजेशन के टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि बुक में टाइटल जो टॉपिक दिया गया है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले हाफ में हम लोगों ने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसी तरह एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन जो है, दो तरह की रिप्रोडक्शन हमने प्लांट्स में पढ़ी है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह एनिमल्स में भी दो तरह की ही रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एनिमल्स में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एनिमल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी हम यही दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की दोनों टाइप्स को देखा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। पहले मरहले में हम इसमें देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में यहाँ पे डिस्कस की गई हैं एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के हवाले से, कि कौन कौन से एनिमल किस किस तरह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके जो मेन तरीक़ेकार हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन शामिल है। इसके अलावा इसमें बाइनरी फिशन के साथ साथ मल्टीपल फिशन शामिल है, मल्टीपल फिशन। इसके अलावा इसमें बर्डिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और पार्थेनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग, आइडेंटिकल ट्विंस। पार्थेनोजेनेसिस, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग और आइडेंटिकल ट्विंस। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम इसमें कोई एक एक एनिमल ऑर्गेनिज्म का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि बाइनरी फिशन में हम नाम लिख लेते हैं एमीबा। एमीबा बाइनरी फिशन के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर इसी तरह मल्टीपल फिशन में हम एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं प्लाज्मोडियम। बर्डिंग में आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रा। और पार्थेनोजेनेसिस अभी हमने पढ़ना ही है, ये इसमें हम एफिड की और हनी बीज की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है कि एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाए, एक पेरेंट्स एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर ऑर्गेनिज्म या सेल्स में डिवाइड हो जाए। मगर ये तरीकाकार सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है, जो कि मोस्टली यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं। अगर कोई एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है तो इसको मल्टीपल फिशन कहेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम। फिर हाइड्रा में बड बनता है इनसाइड या आउटसाइड, और वो फिर अलहदा होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन के बगैर एग से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक बात याद रख लें, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दो अलहदा चीज़ें। पिछले हिस्से में चैप्टर के हमने पढ़ा था पार्थेनोकार्पी। उसका मतलब ये था कि बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फल बनना, वो फ्रूट फॉर्मेशन को कहते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं है। बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी अगर फ्रूट में चेंज होती है तो उसको पार्थेनोकार्पी बोलेंगे, वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है। ये पार्थेनोजेनेसिस है। इसका मतलब ये होता है कि बगैर फर्टिलाइजेशन के एग से नया ऑर्गेनिज्म बनने को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्निक
कुछ टिश्यूज़ लेकर उनको ग्रोन अप करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है टिश्यू कल्चरिंग। और जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ पैदा करने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। और जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। ये बल्कि अभी अगले हिस्से में चैप्टर के आएगा भी, फ्रेटर्नल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स। तो आइडेंटिकल ट्विन्स एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स जो हैं वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। बाकी इनके हवाले से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे लाइक हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या तरीका है, तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका बर्डिंग है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक मेनली हमने इन सारी एग्जाम्पल्स में से डिस्कस करना है वो है पार्थेनोजेनेसिस का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली टाइप जो हमने इन डिटेल डिस्कस करनी है वो है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये है, या पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऑफ एन एग into new organism development of an egg into complete organism without fertilization। डेवलपमेंट ऑफ एन एग, यहाँ पर बेहतर अगर हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं हैप्लॉइड एग। डेवलपमेंट ऑफ एन हैप्लॉइड एग इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। बगैर फर्टिलाइजेशन के एग से नया ऑर्गेनिज्म बन जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अच्छा, अब ये क्योंकि एग से बगैर फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेन डिफाइंड इसको ऐसे ही करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। अब इसमें शामिल हैं बीज, हनी बीज आती हैं इसमें, वैस्प्स आते हैं इसमें, आंट्स आती हैं, ये सारी एग्जांपल्स हैं पार्थेनोजेनेसिस की। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें नया बनने वाला ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है, एग से जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो हैप्लॉइड है, तो इसको कहा जाएगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जो हनी बीज हैं वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हनी बीज को कहा जाता है ट्राइमॉर्फिक, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, इसलिए इनको कहा जाता है ट्राइमॉर्फिक। ट्राई का मतलब 3, मॉर्फ का मतलब शेप या स्ट्रक्चर। अब इसमें जो पहली इनकी टाइप है इसको कहा जाता है क्वीन। क्वीन डिप्लॉयड होती है। इसके बाद जो दूसरी इनकी फॉर्म है और ये फीमेल है, इसको कहा जाता है ड्रोन। ड्रोन मेल हैं और 1n हैप्लॉइड हैं। और तीसरी इनकी फॉर्म है उसे कहा जाता है वर्कर्स, और वर्कर्स भी डिप्लॉयड होते हैं। अब ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें ये एग्जिस्ट करता है उनके नाम क्या हैं? क्वीन डिप्लॉयड, ड्रोन डिप्लॉयड, वर्कर्स डिप्लॉयड। क्वीन फीमेल है और ड्रोन इनका मेल है। अब होता ये है कि क्वीन जो है इसने प्रोड्यूस करने हैं एग, एंड एग्स आर 1n हैप्लॉइड। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग पैदा होंगे मियोसिस के ज़रिए। क्वीन बीज विल प्रोड्यूस एन हैप्लॉइड एग बाय मियोसिस। और ये जो ड्रोन है मेल, इसने प्रोड्यूस करने हैं स्पर्म, एंड स्पर्म्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड 1n, बट दीज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। यानी क्वीन बीज ने जो एग बनाने हैं वो मियोसिस से बनाने हैं, हैप्लॉइड होंगे। ड्रोन जो कि इनका ऑलरेडी हैप्लॉइड मेल है, इसने स्पर्म बनाने हैं, वो माइटोसिस से होंगे। अगर तो ये स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इससे बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट
2n ज़ाइगोट विच विल डेवलप इनटू वर्कर्स, जो किस में डेवलप होगा, वर्कर्स में। तो वर्कर बीज इससे पैदा होंगी। अब वर्कर बीज का काम ये होता है, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स, और वहाँ वो लाकर इसको अपने नेस्ट में इकट्ठा करती हैं, जिससे हनी प्रोड्यूस होता है। अब इन वर्कर्स में से सम ऑफ दी वर्कर्स, सारी नहीं, कुछ वर्कर्स अगर एग प्रोड्यूसिंग एज तक पहुंच जाती हैं और वो एग प्रोड्यूस करके अपना एक फैमिली बिल्डअप कर लेती हैं, तो वो वर्कर्स बन जाती है क्वीन, और इसी तरह वो फिर एग प्रोड्यूस करती रहती है और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये एग की यानी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर तो ये एग फर्टिलाइज हो गया फिर तो ये वर्कर्स पैदा करेगा, वर्कर्स में डेवलप इनटू क्वीन। अगर इस एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट विल डेवलप इनटू ड्रोन। ये किस में डेवलप होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, और वो क्या कहलाएगा, ड्रोन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये है डेवलपमेंट ऑफ एन हैप्लॉइड एग इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसकी एग्जांपल है ट्राइमॉर्फिक हनी बीज, बिकॉज हनी बीज 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्राइमॉर्फिक। क्वीन बीज डिप्लॉयड होती हैं, फीमेल मियोसिस के जरिए एग प्रोड्यूस करती हैं। ड्रोन ये मेल हैं, हैप्लॉइड हैं, माइटोसिस के जरिए स्पर्म पैदा करते हैं, और तीसरी इनकी फॉर्म है वर्कर्स, जो कि डिप्लॉयड हैं। अब क्वीन बीज के एग और ड्रोन के स्पर्म अगर फ्यूज्ड हो जाएं, फर्टिलाइज्ड हो जाएं डिप्लॉयड जाइगोट से, वर्कर डेवलप होगी। वर्कर्स में से चंद वर्कर, कोई एक दो बीज वो डेवलप होंगी क्वीन में, और अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, जिसे कहेंगे ड्रोन। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, क्वीन, वर्कर और ड्रोन, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से कौन डेवलप होता है इनमें, तो क्वीन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुई है, वर्कर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डेवलप हुआ है, ये ड्रोन हैप्लॉइड है जो कि हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस से बना है। तो हनी बीज की हम एग्जांपल जनरली बोलते हैं, हनी बीज में से कौन, ड्रोन मेल बीज जो हैं, दे डेवलप बाय हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, वो हैप्लॉइड एग से बगैर फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, इसलिए इस पार्थेनोजेनेसिस को कहा भी यही जाता है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरी जो पार्थेनोजेनेसिस की टाइप है उसको कहा जाता है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, और नाम से पता चल रहा है कि उस पार्थेनोजेनेसिस से जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा उसको डिप्लॉयड ही होगा, मगर होगा बगैर फर्टिलाइजेशन के। इफ़ एन एग डेवलप्स इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको फिर नाम दिया जाएगा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस का। अच्छा, अब ये डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस एक स्पेशल प्रोसेस की वजह से होती है, वो ये देखें, एक अगर हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, ये डिवाइड करता है मियोसिस 1 से, तो ये 2 हैप्लॉयड सेल्स पैदा करता है, फिर इन 2 हैप्लॉयड सेल से मज़ीद 2 हैप्लॉयड सेल्स पैदा होते हैं, इनसे भी मज़ीद 2 हैप्लॉयड सेल्स पैदा होते हैं। इनके पहली बार डिवाइड करने को हम मियोसिस 1 कहते हैं, दूसरी बार डिवाइड करने को मियोसिस 2 कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बने, फिर इन 2 डॉटर सेल से 2 और डॉटर सेल बने, तो टोटल 4 डॉटर सेल्स बने। ये प्रोसेस कहलाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब ये होता है कि मियोसिस से बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना, हाफ हो जाना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर सेल्स को कहते हैं डिसजंक्शन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स के बराबर बराबर अलहदा होने को, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने को हम कहते हैं डिसजंक्शन, जैसा कि ये इस बनी हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं। मगर अगर ऐसा हो कि एक पेरेंट सेल से जब 2 डॉटर सेल बने तो सारे क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएं, दूसरे सेल में कोई क्रोमोसोम ही ना हो, ये हो गई मियोसिस 1। फिर उसके बाद जब 2 सेल्स बने तो सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में चले जाएं, दूसरे सेल्स में कोई क्रोमोसोम्स हो ही ना,
तो इस तरह के केस में हम देखेंगे कि मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 2 हुई, क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। सारे क्रोमोसोम एक सेल में जाते हैं, दूसरे में नहीं जाते। आगे भी ऐसा ही हो रहा है, सारे क्रोमोसोम एक सेल में जा रहे हैं, दूसरे में नहीं जा रहे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टोटल नॉन डिसजंक्शन का। इस प्रोसेस को कहा जाएगा टोटल नॉन डिसजंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख लें कि इस एग्जाम्पल में, डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस की एग्जाम्पल में, जो एग प्रोड्यूस होंगे वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे? टोटल नॉन डिसजंक्शन की वजह से। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब टोटल नॉन डिसजंक्शन की वजह से डॉटर सेल्स बनेंगे तो पेरेंट सेल डिप्लॉयड होगा, तो उससे बनने वाला सेल भी डिप्लॉयड ही होगा। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल में। यानी एग प्रोड्यूस कैसे होंगे? डिप्लॉयड टोटल नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो वो एग होंगे ही डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में डियर स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो होते ही डिप्लॉयड हैं, बिकॉज दीज एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टोटल नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन का मतलब ये होता है अनइक्वल सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। सो इन दीज एनिमल्स eggs are produced by total non-disjunction, and these eggs are diploid. If these eggs developed into diploid organism without fertilization, if this diploid egg develops into complete organism, and that complete organism will also be diploid, and this will take place without fertilization, तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा इसको पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे, और इस पार्थिनोजेनेसिस को हम नाम देंगे डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का। तो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में हमने देखा था अ हैप्लॉयड एग डेवलप्स इनटू ऑफस्प्रिंग कॉल्ड हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, पार्थिनोजेनेसिस जिसमें ड्रोन बीज एग्जांपल हैं। और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में जो एग प्रोड्यूस होता है फीमेल में, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय टोटल नॉन डिसजंक्शन। इफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टोटल नॉन डिसजंक्शन, दीज एग्स आर ऑलरेडी डिप्लॉयड। अब ये एग बगैर फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे, और वो नया ऑर्गेनिज्म भी डिप्लॉयड ही होगा। और इसकी एग्जांपल में आते हैं एफिड्स, फीमेल एफिड। इसकी एग्जांपल में आएंगे एफिड। तो एफिड्स जो हैं ये भी एक इंसेक्ट हैं, ये एग्जांपल में आएंगे किसकी? डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहली दो टाइप्स जो हमने पढ़नी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थिनोजेनेसिस, और उसकी दो टाइप्स हैप्लॉयड और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक येलो बॉक्स हमारी बुक में डिस्कस किया गया है और उसको टाइटल दिया गया है एपोमिक्सिस का। अब ये वैसे तो ये टर्म प्लांट से रिलेटेड है, मगर यहाँ पर ये टर्म्स एनिमल के साथ डिस्कस की गई है। बहरहाल क्योंकि अक्सर ये टर्म शॉर्ट क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ जाती है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये फीमेल एनिमल फ्लावरिंग प्लांट्स का ये जो फीमेल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, राइपेंड मेच्योर होने के बाद ओवरी डेवलप होती है इनटू फ्रूट, ओवरी से फल बनता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल मौजूद होता है, ओव्यूल, इससे सीड बनता है। ये नॉर्मल एग्जांपल की हम बात करें। अच्छा, अब अगर हम इसमें ये कहें इफ़ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ये ओवरी फल में चेंज हो जाती है, इफ़ दिस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसे फल को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक, और ये होगा सीडलेस। इफ दिस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन,
इफ दिस ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह का फल सीडलेस फ्रूट होगा और इस सीडलेस फ्रूट को कहा जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बट अगर इसमें ऐसा हो कि इस ओव्यूल के अंदर पड़े हुए जो सेल्स होते हैं उसमें एक सेल तो वो होता है जिसने मेगास्पोर्स बनाने होते हैं, इस सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, या तो ये वाला सेल जो कि डिप्लॉयड है, या इसके अलावा ये जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं इसमें जो सेल्स पड़े हुए हैं उन सेल्स को कहा जाता है न्यूसेलस। ये डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये वर्ड न्यूसेलस ही है, न्यूक्लियस नहीं है। अक्सर बच्चे इसको न्यूक्लियस लिख देते हैं तो वो गलत होगा। तो न्यूसेलस CELLUS न्यूसेलस, ये भी डिप्लॉयड सेल्स हैं और मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड सेल है, दोनों में से कोई भी। इफ़ न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल डिवेलप्स इनटू जाइगोट and then into embryo again without fertilization, if this न्यूसेलस जो कि अदर देन मेगास्पोर मदर सेल, जितने ओव्यूल में सेल्स हैं उनको न्यूसेलस बोलते हैं और मेगास्पोर बनाने वाले सेल को मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। दोनों में से कोई भी न्यूसेलस या मेगास्पोर मदर सेल डिवेलप्स इनटू जाइगोट और एम्ब्रियो, मगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, एंड ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, तो ऐसा जो फ्रूट बनेगा इस फ्रूट के अंदर सीड भी मौजूद होगा और फ्रूट भी बन जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट कंटेन सीड भी इसमें मौजूद होगा, फ्रूट भी बन जाएगा, मगर अगेन ये प्रोसेस भी कैसे होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको कहा जाएगा एपोमेक्सिस। तो एपोमेक्सिस डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? एपोमेक्सिस एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की पार्ट, और डियर स्टूडेंट्स ये रिप्रोडक्शन भी करेगा। इस सीड के, जब इस फ्रूट के सीड को आप ज़मीन में दबाएंगे इससे नया पौधा बनेगा। ये जो पार्थिनोकार्पी था ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस की ये जो टाइप है एपोमेक्सिस इज अ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट, और ये पार्थिनोजेनेसिस अगर तो ये मेगास्पोर मदर सेल होगा डिप्लॉयड तो डिप्लॉयड हो सकती है, अगर ये मेगास्पोर ही होगा सिर्फ तो ये हैप्लॉयड भी हो सकती है। फिर उस केस में ये एम्ब्रियो और जाइगोट हमारे हैप्लॉयड होंगे, डिप्लॉयड नहीं होंगे। यानी हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकती है और डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकती है, मगर प्रोवाइडिंग के नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स वन फॉर्म ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज कॉल्ड एपोमेक्सिस। इन दिस अ डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल, डिप्लॉयड सेल ऑफ ओव्यूल कौन सा होगा? या तो ये होगा न्यूसेलस या होगा मेगास्पोर मदर सेल, ये हैप्लॉयड होता है, वो हैप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस को कहेंगे। इन दोनों में से कोई सेल, अब ये बुक में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेगास्पोर, तो ये गलत लिखा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल होना चाहिए। न्यूसेलस और मेगास्पोर मदर सेल डिवेलप्स इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमीट। इन द एब्सेंस ऑफ मेल गैमीट का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बगैर। तो डियर स्टूडेंट्स ये एपोमेक्सिस की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आती है, आपने इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक की तरफ। तो डियर स्टूडेंट टिश्यू कल्चर टेक्निक और इसी के साथ मिलाकर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे क्लोनिंग का। आपको पता है कि प्लांट्स में टिश्यू कल्चर होते हैं कि प्लांट के हम कुछ सेल्स या टिश्यूज़ ले लेते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ले लें या फ्लोएम के सेल्स ले लें, उनको एक कल्चर मीडियम में प्लेस किया जाता है, वो सेल्स डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स पैदा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्रेंशिएट होके एक कंप्लीट प्लांट बना देते हैं। तो प्लांट्स में इस टेक्निक को नाम दिया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। और एनिमल्स में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से की जाए तो उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। बहरहाल प्लांट्स में भी इसको भी क्लोनिंग कहा जा सकता है।
तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब ये होता है कि इन टिश्यू कल्चर टेक्निक प्लांट्स टिश्यूज़ लाइक कैम्बियम, अब कैम्बियम याद रखिएगा एक मेरिस्टमेटिक सेल की किस्म है, मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम की एक टाइप है। कैम्बियम लिया जा सकता है और भी कोई मेरिस्टमेटिक सेल लिया जा सकता है। एक्साइज्ड एंड स्टिमुलेटेड बाय एडिशन ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं एक मीडियम में, जिसमें मेन न्यूट्रिएंट्स जो है वो है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सिन भी बोलते हैं, और इसके अलावा साइटोकाइनिन। ये दो प्लांट के हार्मोन्स हैं जो कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज़ होते हैं। ये MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन टिश्यू कल्चर टेक्निक प्लांट कैम्बियम लाइक टिश्यूज़ आर एक्साइज्ड एंड स्टिमुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स लाइक साइटोकाइनिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड। और इससे क्या होगा, दीज सेल्स शो कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट इनटू a mass of cells. They will develop into a mass of cell which is known as callus, and then this callus will develop into complete new plant, new organism. उसकी वजह ये होती है कि प्लांट सेल्स जो होते हैं ना, प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। अब ये इस टर्म का क्या मतलब होता है, टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब होता है इफ़ अ सिंगल प्लांट सेल, a single cell can give rise to whole organism. If a single cell can give rise to whole organism, this type of cells are known as totipotent. तो प्लांट सेल, डियर स्टूडेंट, आपने बात याद रखनी है कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं दे आर टोटीपोटेंट, बिकॉज एक सिंगल प्लांट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकता है, इसलिए प्लांट सेल्स को हम कहते हैं दे आर टोटीपोटेंट. तो इन टिश्यू कल्चर टेक्निक सम ऑफ द प्लांट सेल्स लाइक फ्रॉम द मेरिस्टम्स, लाइक फ्रॉम द कैम्बियम आर टेकन एंड दे आर पुट इन अ टिश्यू कल्चर मीडियम which is containing auxin and cytokinin. It will grow into a mass of the cell which is known as callus. Now this callus will develop into complete plant because plant cells are totipotent. एक सिंगल सेल से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने के प्रोसेस बनाने वाले सेल को हम कहते हैं टोटीपोटेंट बोलते हैं. और इसका एडवांटेज ये है कि टिश्यू कल्चर इज़ अ रैपिड प्रोपिगेशन. हमारी अपनी मर्ज़ी के करेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म कम वक्त में बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा किए जा सकते हैं इसके ज़रिए. जब हम एनिमल्स के हवाले से बात करेंगे इसमें, तो इस टेक्निक को हम नाम देंगे क्लोनिंग का. प्लांट्स में होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक और एनिमल्स के लिए हम इसको नाम देंगे क्लोनिंग का. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लोनिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मगर क्लोनिंग की जाती है टू अचीव यूजेनिक एम्स, और इससे प्रोड्यूस होने वाली जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी को कहा जाता है क्लोन. तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल और फ्रॉम सब कल्चर आर कॉल्ड क्लोन्स. तो जो जेनेटिकली आइडेंटिकल offsprings of cloning are known as clones. उनको कहा जाता है क्लोन. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ पैदा होंगी क्लोनिंग के नतीजे में, उन सबको क्लोन्स कहा जाएगा. यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने कि अगर क्लोन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो क्लोन्स बिकम जेनेटिकली डिफरेंट. क्लोन्स बिकम जेनेटिकली डिफरेंट ओनली बाय म्यूटेशन. तो अगर क्लोन एक दूसरे से जेनेटिकली मुख्तलिफ होते हैं
तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है और वो होती है म्यूटेशन। क्लोन्स बिकम जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ दी म्यूटेशन की वजह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे कि क्लोनिंग का प्रोसेस किया कैसे जाता है, हाउ द क्लोनिंग इज़ परफॉर्म्ड। तो एनिमल्स में स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स में किया ये जाता है कि उनके किसी सोमेटिक सेल्स को लेके उनको बनाया जाता है ई न्यूक्लिएटेड, और जिसकी कॉपी तैयार करना चाहते हैं उसका न्यूक्लियस इसमें इंसर्ट किया जाता है और फिर इस री न्यूक्लिएटेड सेल को यूट्रस या वूम में प्लेस कर दिया जाता है, जहाँ पर ये ग्रोन अप होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पैदा कर देता है। तो हम क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनाना चाहते हैं उसका एक सेल लेते हैं, और ये कौन सा सेल होना चाहिए, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल डियर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो स्पर्म एग प्रोड्यूस करने, गोनेड्स के अलावा जितने बॉडी में सेल्स हैं वो सारे सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं। इसको बनाएंगे ई न्यूक्लिएटेड, इसका न्यूक्लियस रिमूव करेंगे, ई न्यूक्लिएटेड इसको करेंगे, और इसके बाद इसमें दोबारा से न्यूक्लियस लेकर आएंगे जेनेटिक डोनर का, जिसकी आप आइडेंटिकल कॉपी बनाना चाहते हैं, और इसको फिर आप प्लेस कर देंगे यूट्रस में, और वहाँ पर इसकी डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट के बाद ये बनेगा न्यू ऑर्गेनिज़म, और इसमें सारे फीचर इस डोनर के होंगे जिसका न्यूक्लियस इसमें यूज़ किया गया। यानी इस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, इस क्लोन का पेरेंट कौन होगा, इसका पेरेंट होगा वो ऑर्गेनिज़म जिसका न्यूक्लियस लिया गया। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक ही है जो इसमें से आपसे पूछा जाना है, वो ये कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। तो ये मैं वन बाय वन बताता हूँ, आप इसको नोट करते जाएँ। पहला एडवांटेज ये है इसका कि हम वैल्यूएबल एनिमल्स इसके ज़रिए बना सकते हैं, जैसे कि प्राइस बुल्स, रेस हॉर्सेस, उनको क्लोन करके बिल्कुल उसी तरह के वैल्यूएबल एनिमल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय क्लोनिंग। तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज इसका क्या होगा, वैल्यूएबल एनिमल्स जो कि प्राइस बुल या रेस हॉर्सेस की फॉर्म में होते हैं, वो इसके ज़रिए क्लोनिंग के ज़रिए पैदा किए जा सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, ड्रग्स एंड एंटीबॉडीज़ के लिए क्लोन को यूज़ किया जा सकता है। तो एक्शंस ऑफ ड्रग, वैक्सीन, एंटीबॉडीज़ एट्सेट्रा, इनके एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्मोन्स, ड्रग्स, एंटीबॉडीज़, इनके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए बजाय ये कि नॉर्मल ऑर्गेनिज़म को यूज़ किया जाए, किसी ऑर्गेनिज़म के क्लोन को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्लोनिंग की टेक्निक जो है इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कोई ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, और इसको ऑर्गन डोनर के तौर पर भी क्लोन्स को यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम नॉर्मल लोगों का किडनी डोनेट करते हैं, आइज़ वगैरह, तो ये भी क्लोन्स के ज़रिए पैदा किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्लोनिंग के डिसएडवांटेजेस में हो सकते हैं कि रिड्यूस्ड जेनेटिक वेरिएशन में रिज़ल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, यानी अगर कोई स्पीशीज़ को सिर्फ क्लोन ही पैदा हो तो उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। नॉन रेजिस्टेंट एंड नॉन एडेप्टिव, क्योंकि वो ऑर्गेनिज़म जो है एनवायरनमेंट वाले चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एनवायरनमेंट के चेंजेस के लिए वो रेजिस्टेंट और नॉन एडेप्टिव होंगे। ह्यूमन क्लोन्स जो हैं ये वैसे ही पूरी दुनिया में अलाउ नहीं है, इलीगल है, और इसके नतीजे में सीरियस मॉरल इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, और ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की टाइप में से पार्थेनोजेनेसिस को हमने डिस्कस किया, टिश्यू कल्चर टेक्निक को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने क्लोनिंग के टॉपिक को डिस्कस किया। क्लोनिंग के साथ ही हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, एपोमिक्सिस, फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन, क्लोन की डेफिनेशन,
और क्लोनिंग में से ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम ट्विन्स से के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।